हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड सिलेबस के रिवीजन क्लासेस के अंतर्गत मैंने आपको यूनिट 1 का दो टॉपिक बच्चे तथा बचपन और बाल अधिकारों का संदर्भ, इन दोनों का डिटेल और एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आया हूं। यानी नंबर ऑफ वीडियोस हैं 4, जिसमें 2 डिटेल है इन दोनों चैप्टर का और 2 एमसीक्यू है दोनों चैप्टर का। दोस्तों, इस तरह से ये लगातार जारी रहेगा। पूरा मैं आपको एक बार फिर से डीएलएड की तैयारी करवा दूंगा। उसके साथ ही आपका जो जीएस सिलेबस होगा उससे भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए हैं वो भी बताऊंगा। और अगर आपका ऐसा डिमांड होगा कि फिर से अगर इसकी तैयारी करवाएं तो मैं आपको फिर से उसकी भी तैयारी करवाऊंगा। इस बीच में जो और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसका भी मैं आपके बीच में वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। और इसी क्रम में मैं आज आपको इस वीडियो में एक नया टॉपिक आपके बीच में लेकर के आया हूं, और वह है दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के कथन, उनकी परिभाषाएं, उनके सिद्धांत। इसे मैं आपको आज बताने जा रहा हूं और ये पार्ट वाइज होंगे। आज मैं आपको नंबर ऑफ 50 ऐसे परिभाषाएं, ऐसे कथन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जामिनेशन, या सीटेट या फिर हेड टीचर एग्जामिनेशन, इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको इस तरह से बांटने का प्रयास किया है कि आपको जो, अगर मान लीजिए एक मनोवैज्ञानिक के 4-5 कथन हैं तो उसे मैंने एक साथ रखने का प्रयास किया है। और इस तरह से जिस तरह आज मैं आपको नंबर ऑफ 50, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 50 कथन, परिभाषाएं, ये मैं आपके बीच में लाया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक कथन, एक एक परिभाषाएं, एक एक सिद्धांत को ध्यान से देखना चाहिए। और जो ऐसा लगे कि ये शायद मुझे आगे याद नहीं रह सकता है तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ में मैं तैयार करूंगा और बहुत जल्द आपके बीच में उसका पीडीएफ भी लेकर के आऊंगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इन सभी कथनों में जो नंबर 1 कथन मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? देखिए, मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड बहुत सारे कथन आएंगे, लेकिन जहां आएगा कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किन्होंने कहा है, मनोविज्ञान को, तो इसका जवाब होगा स्किनर। इसका जवाब होगा स्किनर। आपको सीधे सीधे स्किनर में घेरा लगा देना है। अब देखिए नंबर 2 क्या है, तो नंबर 2 है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अब अभिप्रेरणा से रिलेटेड आएगा कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग, अभिप्रेरणा को किसने कहा है, तो इसका भी जवाब होगा स्किनर महोदय ने ये बातें कही हैं, उक्त कथन कही है। तो अभी हम लोगों ने देखा था मनोविज्ञान के ऊपर स्किनर महोदय का कहना था कि एक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। लेकिन यहां जो है नंबर 3 कि मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्यों एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहां पर यह जो कथन है किनके द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, तो इसका जवाब होगा जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्यों एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। ध्यान दीजिए, शिक्षा, यहां पर ध्यान रखना है कि शिक्षा से रिलेटेड जो कथन है उसमें इन बातों को, शिक्षा के संबंध में जो कही गई बातें हैं, ये किसने कही है? क्या है? शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। तो ये बातें पेस्टोलॉजी के द्वारा कही गई है। तो इसे आप नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों इसे आप 2, 4, 5 बार पढ़ेंगे लगातार, तब आपको ये बातें आपके दिमाग में स्थिर बनी हुई रहेगी, वरना भूल जाने का डर हमेशा बना हुआ रहेगा। चलिए क्वेश्चन, माफ कीजिए, 5वां जो कथन है उस पर नजर डालते हैं।
और वो है स्किनर महोदय का, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कही है? तो इसका जवाब होगा स्किनर। देखिए नंबर 6 क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान, ध्यान दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जितनी भी शिक्षा से संबंधित संपूर्ण जो व्यवहार है, व्यक्तित्व है, वो आ जाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों ये भी स्किनर महोदय ने ही कहा है। अब आते हैं नंबर 7 की ओर। तो नंबर 7 है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। जहां पर आ जाए कि बुद्धि को ज्ञान अर्जन की क्षमता करने की बात किसने कही है, कि क्षमता है की बात किसने कही है, तो ये आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। आगे भी देखते हैं जीन पियाजे महोदय के द्वारा और कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो ये है यहाँ पर, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जहां पर ऐसा कथन आए कि जो बच्चा है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये बातें कहीं और नहीं समझना है, सीधे जीन पियाजे के ऊपर दोस्तों आपको घेरा लगा देना है कि जीन पियाजे ने ही कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। आगे है, देखिए, बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। बौद्धिक विकास जो है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो जहां पर आ जाए कि बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है, तो आंसर आपका होगा जीन पियाजे। देखिए नंबर 10 क्या है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे क्या हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे मनोवैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए समझ लीजिए एसेंशियल है। मैं बहुत इसका जो सिलेक्शन मैंने किया है, इसे जो मैंने संग्रहित किया है, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके किया है, और इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए नोट जरूर करते चलें आप। फिर से मैं आपको 10 बताता हूं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो अभी हम लोगों ने संसार से ऊपर रिलेटेड आपको बताई थी, ये जीन पियाजे ने कहा है बच्चों के बारे में। अब यहां पर भी ये जो बातें हैं वो भी जीन पियाजे महोदय के द्वारा ही कही गई है। अब आ जाते हैं नंबर 11 के ऊपर कि नंबर 11 क्या है। तो नंबर 11 है, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। ध्यान दीजिए कि यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास जो है वो नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यानी बच्चे नकल करके नहीं सीखते, खोज करके उनके अंदर ज्ञानात्मक विकास होता है। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह भी जीन पियाजे महोदय का है दोस्तों। इसलिए ये सभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप नोट करते चले जाएंगे और आप उसको कम से कम 2 से 4 बार जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। अब देखिए, मानव शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। ऐसी बातें जहां पर आए, ये कथन किसका है? तो इसको बहुत ध्यान, या अगर एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई 4 से 5 वर्षों में मानव शिशु को जो बनना होता है बन जाता है। ये बातें किसने कही है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। यानी फ्रायड ने कहा कि मानव शिशु को जो बनना होता है ना, वो शुरू के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो बहुत इजी आपको याद रहेगा। अब चलिए नंबर 13 है कि बालक की जो मूल शक्तियां हैं वो वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। यानी वंशानुक्रम, यानी वंश का जो क्रम है उसके आधार पर मूल शक्तियां निर्भर करती है। ये बातें जब आ जाएं तो ये थॉर्नडाइक महोदय के ऊपर हम लोग रख देंगे कि थॉर्नडाइक महोदय ने ये बातें कही।
कि मूल शक्तियां वंशानुक्रम से आएंगी, उन पर निर्भर करती हैं। अब आगे है नंबर 14। 14 क्या है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक जो होता है अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। ये किसका कथन है? यानी 3 से 6 वर्ष जो है ना, 0 से 2 जो शैशवावस्था समाप्त होती है, उसके बाद जो 3 से 6 वर्ष का जो एज है और उसमें जो बातें आ जाएं कि ये अर्ध स्वप्न की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये भी थार्नडाइक महोदय का है। यानी एक तो वंशानुक्रम के ऊपर आ गया और एक आ गया कि अर्ध स्वप्न में 3 से 6 वर्ष का बच्चा रहता है, तो ये भी थार्नडाइक महोदय का है। अब 15 है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया? यानी जहां पर आ जाए सीखते हैं हम कोई चीज, ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है भाई? तो इसका जो सही जवाब होगा ये भी थार्नडाइक महोदय का ही होगा कि सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया है। बिल्कुल याद रख लेंगे आप इसको। अब आगे है कि 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी किसने कही है? यानी जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। ये जो बातें कही हैं ये क्रो एंड क्रो ने कही है। तो इसको आपको याद रखना है। क्रो और क्रो ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी का जो समय होगा वो बालक की शताब्दी का होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब है कि बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी क्रो एंड क्रो का होगा। अब आते हैं 18 के ऊपर। 18 क्या है? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये भी क्रो एंड क्रो का है। तो यहां पर आपने जो देखा कि बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म के पूर्व से लेकर के, यानी जो गर्भावस्था में रहता है उससे लेकर के किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो आएगा। इस तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा तो भी क्रो एंड क्रो रहेगा। और किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन की बात आ जाएगी कि धारणा ही मनोविज्ञान है, ये कहा जाए तो ये भी क्रो एंड क्रो महोदय के अंतर्गत ही आएगा ये कथन। अब देखिए क्रो एंड क्रो ने एक और बातें कही। अधिगम आवर्तों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी अधिगम क्या है? आवर्तों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही क्या होता है? अधिगम होता है। ये भी क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है। तो इतने सारे आप कथन देख रहे हैं क्रो एंड क्रो महोदय का। अब अगर इसको आप नोट करते चले जाएंगे तो आपको ध्यान रखना और याद करने में बहुत आसानी होगी। अब आते हैं नंबर 20। 20 क्या है? ये देखिए, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। तो इसका जवाब होगा स्टेनले हॉल। जहां पर भी आ जाए किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय, जब किशोरावस्था के बारे में आए तो सीधे सीधे आपको घेरा लगा देना है स्टेनले हॉल के ऊपर। अब देखिए स्टेनले हॉल के ऊपर उस तरह से आपने क्या कहा कि किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। तो जब आगे आए कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है तो यहाँ स्टेनले हॉल नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक हो जाएगा। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। वह कि खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति का जनक अभी हम लोगों ने देखा कि ये किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा। तो खेल पद्धति का जनक भी कौन है? तो किलपैट्रिक है। दोस्तों खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक जब आ जाए, खेल शिक्षण विधि का तो किलपैट्रिक हो गया, लेकिन अगर खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक की बात आए तब जवाब आपका फ्रोवेल होगा। तो खेल विधि के बारे में जान लिए, खेल शिक्षण विधि के बारे में जान लिए। अब हम लोग प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है ये जानते हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं जॉन डीवी। जॉन डेवी भी कहीं रहेगा और कहीं कहीं जॉन डीवी भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक किन्हें कहा जाता है? जॉन डेवी या जॉन डीवी। अब 24 है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये
किसने कहा है? तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात भी जॉन डीवी ने कही है। और इसमें जो त्रिध्रुवीय में कौन कौन शामिल होते हैं, ये जब प्रश्न आए तो इसमें पहला हो जाएगा छात्र हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शिक्षक, और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा जो है दोस्तों वो हो जाएगा समाज। ये त्रिध्रुवीय में आ जाते हैं। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये बातें जॉन डीवी ने कही है। अब आगे है कि शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो द्विध्रुवीय की बात जॉन एडम्स ने कही है। त्रिध्रुवीय जॉन डीवी और द्विध्रुवीय जॉन एडम्स। अब आ जाइए, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये है ब्लूम। यानी मूल्यांकन की बात आ जाए, जब शिक्षा एक त्रिमुखी आए की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो जॉन डीवी होगा। लेकिन अगर आए कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये ब्लूम महोदय ने कहा है। अब आगे है, देखिए बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ये इस तरह से कहे, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये है अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने। और उनके सहयोगी कौन कौन है? स्टर्न है, टर्मन है और साइमन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए 28 के ऊपर आते हैं। 28 क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किनका कथन है? ध्यान दीजिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। देखिए, एक आप पढ़ लेते होंगे और एक आप जब सुनेंगे ना तो आपको और बेहतर तरीके से याद रहेगा। ये तो आपको कहीं बुक में भी मिल जा सकता है, इन चीजों को आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ के समझना और एक सुन के समझना, समझाने में जो और एक सुनने में जो फर्क होता है और एक पढ़ने में जो फर्क होता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। दोस्तों, गिलफोर्ड महोदय ने जैसा कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, तो उस तरह से अगला जो है कि किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आधी से ज्यादा लड़ाई जीत लेना है, ये बातें किसने कही है? तो ये भी गिलफोर्ड महोदय ने ही कही है। फिर से मैं आपको बताता हूं, किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आधी से ज्यादा लड़ाई जीत लेना है। अब देखिए, इसको आपको याद रखने की बात मैं बार बार कर रहा हूं। अगर गिलफोर्ड महोदय की माने तो अगर आप अच्छी तरह से सीख लेंगे इसे, तो आधी से ज्यादा लड़ाई तो आप जीत लेंगे, ये गिलफोर्ड महोदय ने कही है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूं बना सकता हूं, किसने कहा है? तो ये वाटसन महोदय का कथन है। यानी अगर एक नवजात शिशु किसी को दे दिया जाए, और वो कौन है महोदय? वाटसन महोदय को नवजात शिशु दे दिया जाए, उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो भी चाहे वो बना सकते हैं, ऐसा दावा करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो ये वाटसन महोदय हैं। आगे है, देखिए, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। बालक में सर्वप्रथम क्या होता है? भय आता है, क्रोध आता है और प्रेम, ये तीन संवेग जो हैं वो विकसित होते हैं सबसे पहले। तो ये कथन किनका है? तो ये देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ये भी वाटसन महोदय का ही है। एक कि वो लेते हैं एक नवजात शिशु को, कुछ भी बना डालते हैं और कहते हैं कि भाई हम जो नवजात शिशु को लिया है तो उसमें जो सबसे पहले जो संवेग विकसित हुआ वो मैंने देखा, तो वो भय, क्रोध और प्रेम का संवेग विकसित हुआ, ये वाटसन महोदय ने कहा है। आगे है कि बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है, ये जॉन लॉक कहते हैं। ये जॉन लॉक का कथन है कि बच्चे का मस्तिष्क जो है साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। अब नेक्स्ट देखिए कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होता है। यानी कि यहां पर दोनों चीजों को उन्होंने, वृद्धि और विकास को क्लियर किया है। कौन? मैडम मॉन्टेसरी ने। मैडम मॉन्टेसरी ने ये बातें कही है
कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है और एक आत्मा है जो विकसित होता है। यानी वृद्धि को भी उन्होंने कहा है और विकास की बातें भी कही है। तो जैसा यहाँ पर शरीर और आत्मा की बात आ जाए, बढ़े शरीर और आत्मा विकसित हो, तो मैडम मोंटेसरी आपका जवाब होगा। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, क्रोल और ब्रूस महोदय ने ये बातें कही हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। लेकिन जो 35 नंबर कथन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, कोई भी जो है दोस्तों, मुझे जो लगा कि आपके एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसे मैंने रखा है और आगे भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जब लेकर के आऊंगा तो मैं और भी जो नए कथन होंगे, जो इंपॉर्टेंट कथन होंगे वो बताऊंगा। क्या है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। देखिए, वो पिछड़ा बालक है। इन्होंने परिभाषित किया है कि पिछड़ा बालक वह होता है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का जब कार्य करने के लिए उसे दिया जाए तो असमर्थ हो जाता है। और ये बातें कही हैं बट महोदय ने। इन्होंने कही है बट महोदय ने। अब है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किनका है? रॉस ने। रॉस ने कहा, क्या कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यानी वातावरण को बाहरी शक्ति के रूप में प्रभावित करने की बात किसने कहा है? तो रॉस महोदय ने कहा है। उसके बाद है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये किसका कथन है? ये भी जो है वो रॉस महोदय का है। यानी वातावरण बाहरी शक्ति है जो वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रॉस ने कहा है। और किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन भी है। ये किसका है? तो रॉस का है। आगे देखते हैं, यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालक को में विकास का क्रम समान होता है। में कर देंगे यहाँ पर, बालक में विकास का क्रम, सभी सामान्य बालक में विकास का क्रम समान होता है। फिर से मैं आपको बताता हूं, यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालक में विकास का क्रम समान होता है। ये गैसेल महोदय का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट जरूर करते जाएंगे। मैं बार बार आपसे ये अपील करता हूं, नोट करेंगे, 4 से 5 बार पढ़ेंगे, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे। देखिए, हम लोगों ने थॉर्नडाइक महोदय का पढ़ा था कथन कि बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। यहाँ क्या है? यहाँ है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, ये बीएन झा ने कहा है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें भी थॉर्नडाइक लगा दें, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने कहा कि बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम में निहित होती है, लेकिन यहां पर जो है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये बातें वीएन झा ने कही है। नेक्स्ट है कि विकास की प्रक्रिया है संरचना, यानी संरचना विकास की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यानी जो शुरू, जिसे आप शैशवावस्था के रूप में जानते हैं, इसमें भावी जीवन का शिलान्यास करता है बालक। ये बातें किसने कही है? ये स्टैंग महोदय ने कही है। 42 है कि वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वहीं अभी हम लोगों ने देखा कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये बात स्टैग ने कही है। वही शैशवावस्था की बात, और ये शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल की जो बात कही है वो वैलेंटाइन महोदय ने कही है। देखिए, 43 है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ध्यान दीजिए, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिए हैं। और ये बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत हैं, जो 2 कारक सिद्धांत हैं, वो क्या है? एक जी कारक सिद्धांत है और एक एस कारक सिद्धांत है। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, किसने विकसित किया है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वंडूरा ने विकसित किया है। दोस्तों ध्यान दीजिए,
वंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत विकसित किया है। 45 है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक हैं। अब देखिए अधिगम के श्रेणी क्रम सिद्धांत की बात आती है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा ने दिया, और अब हम लोग देख रहे हैं कि अधिगम के श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया रॉबर्ट गैने ने। रॉबर्ट गैने ने ये सिद्धांत दिया, क्या? श्रेणी क्रम सिद्धांत। अब है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया बंडूरा और वाल्टर ने भी इसका आता है। अभी हम लोगों ने बंडूरा देखा, यहाँ पर वाल्टर भी आप उसमें ऐड कर लेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जवाब होगा एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। वहीं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया है वो पैवलोव ने दिया है। तो ध्यान देना है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पैवलोव ने दिया है। कि जो नंबर 50 है उसमें हम लोग सब सिद्धांतों की चर्चा करेंगे कि सिद्धांत किसने दिया। तो गेस्टल्टवाद का सिद्धांत जो 1912 में आया, इसमें कौन कौन शामिल है? कोहलर, कोफ्ता, बर्दिमर और लेविन। ये आप नोट करते जाएंगे एक एक करके। अब देखिए आगे है संरचनावाद जो 1879 में आया, ये विलियम बुंट ने। उसके बाद व्यवहारवाद 1912 में जेवी वॉटसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको नोट करना है। उसके बाद है मनोविश्लेषणवाद 1900 में आया, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। उसके बाद है विकासात्मक या संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये आप जानते होंगे, जीन पियाजे। उसके बाद है दोस्तों संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा, ये जेरोम ब्रूनर ने। उसके बाद है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो 1986 में आया, अल्बर्ट वांडूरा ने। अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 अल्बर्ट वांडूरा। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया 1913 में। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में पावलोव ने दिया। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया। उसके बाद है प्रबलन पुनर्वलन सिद्धांत 1915 में हल ने दिया। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने 1912 में दिया है। तो दोस्तों यह था 50 ऐसी परिभाषाएं, ऐसे कथन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, आने वाले सभी सीटेट एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही है टीचर एग्जामिनेशन के लिए, तो ये बहुत ही एसेंशियल है। तो इस तरह से मैं आगे भी जो महत्वपूर्ण इस तरह की परिभाषाएं, इस तरह के कथन जो भी मेरे सामने आएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपके बीच में रखूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। कुछ अगर आपके सुझाव हो तो इसको भी कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर डालें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।